दोस्तों, भारत देश एक लोकतांत्रिक देश है जहां पर जनता के द्वारा चुनी गई सरकार देश पर शासन करती है। लेकिन जब देश में कुछ विशेष परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करनी पड़ती है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर इमरजेंसी क्या है और 1975 की इमरजेंसी को इंदिरा गांधी ने क्यों लगाया। भारतीय संविधान में आर्टिकल 352 से 360 तक आपातकालीन उपबंध दिए गए हैं। आपातकालीन स्थिति में केंद्र सरकार सर्वशक्तिमान हो जाती है और सभी राज्य केंद्र सरकार के पूर्ण नियंत्रण में आ जाते हैं। आइए जानते हैं कि आखिर राष्ट्रीय आपातकाल किसे कहते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान है। राष्ट्रीय आपातकाल उस स्थिति में लगाया जाता है जब पूरे देश को या इसके किसी भाग की सुरक्षा को युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण अथवा सशक्त विद्रोह के कारण खतरा उत्पन्न हो जाता है। भारत में पहला राष्ट्रीय आपातकाल इंदिरा गांधी की सरकार ने 25 जून 1975 को घोषित किया था और ये 21 महीनों तक चला था। आजादी के महज 28 साल बाद ही देश को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के फैसले के कारण आपातकाल के दंश से गुजरना पड़ा। 25-26 जून की रात को आपातकाल के आदेश पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के दस्तखत के साथ देश में आपातकाल लागू हो गया। अगली सुबह समूचे देश ने रेडियो पर इंदिरा गांधी की आवाज में संदेश सुना कि भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। लेकिन इससे सामान्य लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। रामलीला मैदान में हुई 25 जून की रैली की खबर पूरे देश में ना फैले, इसके लिए दिल्ली के बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित अखबारों के दफ्तरों की बिजलियां रात में ही काट दी गई। रात को ही इंदिरा गांधी के विशेष सहायक आर.के. धवन के कमरे में बैठकर संजय गांधी और ओम मेहता उन लोगों की लिस्ट बना रहे थे जिन्हें गिरफ्तार किया जाना था। इसका जड़ 1971 में हुआ लोकसभा चुनाव था, जिसमें उन्होंने अपने मुख्य प्रतिद्वंदी राजनारायण को पराजित किया था। लेकिन चुनाव परिणाम आने के 4 साल बाद राजनारायण ने हाई कोर्ट में चुनाव परिणाम को लेकर चुनौती दे दी। 12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जगमोहन लाल सिन्हा ने इंदिरा गांधी का चुनाव निरस्त कर उन पर 6 साल तक चुनाव न लड़ने का प्रतिबंध लगा दिया और श्रीमती गांधी के चिर प्रतिद्वंदी राजनारायण सिंह को चुनाव में विजयी घोषित किया गया। राजनारायण सिंह की दलील थी कि इंदिरा गांधी ने चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया, तय सीमा से अधिक पैसा खर्च किया और मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए गलत तरीकों का इस्तेमाल किया। एक तरफ इंदिरा गांधी कोर्ट में कानूनी लड़ाई लड़ रही थी तो दूसरी तरफ विपक्ष उन्हें घेरने में जुटा हुआ था। गुजरात और बिहार में छात्रों के आंदोलन के बाद विपक्ष कांग्रेस के खिलाफ एकजुट हो गया। लोकनायक कहे जाने वाले जयप्रकाश नारायण की अगुवाई में विपक्ष लगातार कांग्रेस सरकार पर हमला कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अगले दिन 25 जून 1975 को दिल्ली के रामलीला मैदान में जेपी यानी कि जयप्रकाश नारायण ने एक रैली आयोजित की। अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, आचार्य जेबी कृपलानी, मोरारजी देसाई और चंद्रशेखर जैसे तमाम दिग्गज नेता एक साथ मंच पर मौजूद थे। जयप्रकाश नारायण ने अपने भाषण की शुरुआत रामधारी सिंह दिनकर की मशहूर कविता की एक पंक्ति के साथ की, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। जयप्रकाश नारायण ने रैली को संबोधित करते हुए लोगों से इंदिरा गांधी सरकार को उखाड़ फेंकने की अपील की। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पहले से ही नाजुक स्थिति में आ चुकी इंदिरा गांधी की हालत विपक्ष के तेवर को देखकर और खराब हो गई। हाई कोर्ट अदालत ने इंदिरा गांधी के खिलाफ आरोपों को सही ठहराया था। इसके बावजूद इंदिरा गांधी ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। तब कांग्रेस पार्टी ने भी बयान जारी कर कहा था कि इंदिरा गांधी का नेतृत्व पार्टी के लिए अनिवार्य है। इसी दिन गुजरात में चिमन भाई पटेल के विरुद्ध विपक्षी जनता मोर्चे को भारी विजय मिली। इस दोहरी चोट से इंदिरा गांधी बौखला गईं। इंदिरा गांधी ने अदालत के इस निर्णय को मानने से इनकार करते हुए सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने की घोषणा की और 26 जून को आपातकाल लागू करने की घोषणा भी कर दी। उस समय आकाशवाणी ने रात के अपने एक समाचार बुलेटिन में ये प्रसारित किया कि अनियंत्रित आंतरिक स्थितियों के कारण सरकार ने पूरे देश में आपातकाल की घोषणा कर दी है।
इसके तुरंत बाद जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी, मोरारजी देसाई समेत सभी विपक्षी नेता गिरफ्तार कर लिए गए। 26 जून 1975 को सुबह 6 बजे कैबिनेट की एक मीटिंग बुलाई गई। इस बैठक के बाद इंदिरा गांधी ने ऑल इंडिया रेडियो के ऑफिस पहुंचकर देश को संबोधित किया। उन्होंने आपातकाल के पीछे आंतरिक अशांति को वजह बताया। आकाशवाणी पर प्रसारित अपने संदेश में इंदिरा गांधी ने कहा था कि जब से मैंने आम आदमी और देश की महिलाओं के फायदे के लिए कुछ प्रगतिशील कदम उठाए हैं, तभी से मेरे खिलाफ गहरी साजिश रची जा रही थी। इस दौरान जनता के सभी मौलिक अधिकारों को स्थगित कर दिया गया था। सरकार द्वारा विरोधी भाषणों और किसी भी प्रकार के प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया था। आपातकाल के दौरान सत्ताधारी कांग्रेस ने आम आदमी की आवाज को कुचलने की निरंकुश कोशिश की। इसका आधार वो प्रावधान था जो धारा 352 के तहत सरकार को असीमित अधिकार देता था। इंदिरा जब तक चाहे सत्ता में रह सकती थी। लोकसभा विधानसभा के लिए चुनाव की जरूरत नहीं थी। मीडिया और अखबार आजाद नहीं थे। सरकार कैसा भी कानून पास करा सकती थी। तो चलिए अब जानते हैं मीसा DIR का कहर। मीसा और DIR के तहत देश में 1 लाख से ज्यादा लोगों को जेलों में ठूस दिया गया। आपातकाल के दौरान आंदोलन के नायक जयप्रकाश की किडनी खराब होने के कारण कैद के दौरान उनकी मौत हो गई। उस काले दौर में जेल यातनाओं की दहला देने वाली कई कहानियां भरी पड़ी हैं। देश में जितने भी बड़े नेता थे, सभी के सभी सलाखों के पीछे डाल दिए गए। एक तरह से जेलें राजनीतिक पाठशाला बन गई। बड़े राजनेताओं के साथ साथ जेल में युवा नेताओं को बहुत कुछ सीखने समझने का मौका मिला। एक तरफ नेताओं की नई पौध राजनीति सीख रही थी, दूसरी तरफ देश को इंदिरा के बेटे संजय गांधी, अपने दोस्त बंसीलाल, विद्याचरण शुक्ल और ओम मेहता की तिकड़ी के जरिए चला रहे थे। संजय गांधी ने VC शुक्ला को नया सूचना प्रसारण मंत्री बनवाया, जिन्होंने मीडिया पर सरकार की इजाजत के बिना कुछ भी लिखने बोलने पर पाबंदी लगा दी। जिसने भी इनकार किया उसे जेल में डाल दिया गया। एक तरफ देश भर में सरकार के खिलाफ बोलने वालों पर जुल्म हो रहा था, तो दूसरी तरफ संजय गांधी ने देश को आगे बढ़ाने के नाम पर पंचसूत्रीय एजेंडे, परिवार नियोजन, दहेज प्रथा का खात्मा, वयस्क शिक्षा, पेड़ लगाना, जाति प्रथा पर काम करना शुरू कर दिया। बताया जाता है कि सुंदरीकरण के नाम पर संजय गांधी ने एक ही दिन में दिल्ली के तुर्कमान गेट की झुग्गियों को साफ करवा डाला और 5 सूत्रीय कार्यक्रम में ज्यादा जोर परिवार नियोजन पर था। लोगों की जबरदस्ती नसबंदी कराई गई। 19 महीने के दौरान देश भर में करीब 83 लाख लोगों की जबरदस्ती नसबंदी करा दी गई। कहा तो ये भी जाता है कि पुलिस बल गांव के गांव घेर लेते थे और पुरुषों को पकड़कर उनकी नसबंदी करा दी जाती थी। आपातकाल के खिलाफ अरुण जेटली पहले सत्याग्रही बने और उन्होंने कहा कि ये इस घोषित नीति के आधार पर एक अनावश्यक आपातकाल था कि इंदिरा गांधी भारत के लिए अनिवार्य थीं और सभी विरोधी आवाजों को कुचल दिया जाना था। लोकतंत्र को संवैधानिक तानाशाही में बदलने के लिए संवैधानिक प्रावधानों का इस्तेमाल किया गया। अरुण जेटली ने आपातकाल के बारे में कहा कि वो इंदिरा गांधी सरकार के कठोर कदम के खिलाफ पहले सत्याग्रही बने और 26 जून 1975 को विरोध में बैठक आयोजित करने पर उन्हें तिहाड़ जेल में भेज दिया गया था। इमरजेंसी में बहुत बाद एक साक्षात्कार में इंदिरा ने कहा था कि उन्हें लगता था कि भारत को शॉक ट्रीटमेंट की जरूरत है, लेकिन इस शॉक ट्रीटमेंट की योजना 25 जून की रैली से 6 महीने पहले ही बन चुकी थी। 8 जनवरी 1975 को सिद्धार्थ शंकर रे ने इंदिरा को एक चिट्ठी में आपातकाल की पूरी योजना भेजी। चिट्ठी के मुताबिक ये योजना तत्कालीन कानून मंत्री HR गोखले, कांग्रेस अध्यक्ष देवकांत बरुआ और बॉम्बे कांग्रेस के अध्यक्ष रजनी पटेल के साथ उनकी बैठक में बनी थी। आपातकाल के जरिए इंदिरा गांधी जिस विरोध को शांत करना चाहती थी, उसी ने 19 महीने में देश का बेड़ा गर्क कर दिया। संजय गांधी और उनकी तिकड़ी से लेकर सुरक्षा बल, नौकरशाही सभी निरंकुश हो चुके थे। एक बार इंदिरा ने कहा था कि आपातकाल लगने पर विरोध में कुत्ते भी नहीं भौंके, लेकिन 19 महीने में उन्हें अपनी गलती और लोगों के गुस्से का एहसास हो गया।
18 जनवरी 1977 को उन्होंने अचानक ही मार्च में लोकसभा चुनाव कराने का ऐलान कर दिया। 6वें लोकसभा के चुनाव में जनता पार्टी भारी बहुमत से सत्ता में आई। संसद में कांग्रेस के सदस्यों की संख्या 350 से घटकर 153 रह गई और 30 वर्षों के बाद केंद्र में किसी गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ। 16 मार्च को हुए इस चुनाव में इंदिरा और संजय दोनों ही हार गए। 21 मार्च को आपातकाल खत्म हो गया, लेकिन अपने पीछे लोकतंत्र का सबसे बड़ा सबक छोड़ गया। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। कांग्रेस को उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में एक भी सीट नहीं मिली। नई सरकार ने आपातकाल के दौरान लिए गए निर्णयों की जांच के लिए शाह आयोग गठित किया। लोकतंत्र की मजबूती के लिए आपात उपबंधों को अच्छा नहीं माना जाता है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है कि संविधान का कोई भी उपबंध खराब नहीं है, लेकिन जब कार्यपालिका में बैठे हुए शख्स का दिमाग निरंकुश हो जाएगा तो वो लोकतंत्र के लिए काला अध्याय ही साबित होगा। करीब 46 साल बाद भी इस बात पर चर्चा होती है कि क्या इंदिरा गांधी के पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। हर एक राजनीतिक दल जब सत्ता में रहते हैं तो वो अपने सभी कृत्यों को विधि सम्मत ठहराते हैं, लेकिन विपक्ष में रहने के दौरान उन्हें सरकारी कारनामों में फांसीवादी की झलक दिखने लगती है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।